पाली राणा, आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। और आज के शो में हम बात करेंगे यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अमित प्रेमचंदानी मौजूद है, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटी यूटीआई एएमसी से। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड की तमाम बारीकियों आपसे समझेंगे, आपकी कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे, व्यूअर्स को बताएंगे कि उनके रिस्क एपेटाइट टाइम होराइजन के हिसाब से कहाँ ये पर्टिकुलर फंड फिट बैठता है। लेकिन उससे पहले क्विकली एक व्यू आपका मार्केट्स पर, कैसे देख रहे हैं आप करंट इंडियन इक्विटी मार्केट्स को, कंसीडरिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर अभी भी कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन मोमेंटम हम अक्रॉस ऑल मार्केट्स देख रहे हैं। अर्निंग सीजन के मिड लेग में हम पहुंच चुके हैं। तो सो फार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रंट पर जो भी हो रहा है उसको आंकते हुए क्या व्यू है आपका मार्केट्स पर? थैंक यू। इन टर्म्स ऑफ मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय है, जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी कंपनियों को रॉ मटेरियल प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। और ये एक इन्फ्लेशनरी शॉक हो सकता है। एज ऑफ नाउ हमें ये दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज सरकार ने एक्साइज ड्यूटी रेट कट किया है और रिटेल लेवल पे अभी भी पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज नहीं किया गया है। कमर्शियल स्केल में एलपीजी का प्राइस इंक्रीज किया गया है, बट एट रिटेल लेवल हमें ये महसूस नहीं हो रहा है। ओके। जियोपॉलिटिकल शॉक जब भी होता है, हमने देखा है पिछले 20 सालों में, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल शॉक होता है और उसकी वजह से मार्केट में कभी कभी पैनिक क्रिएट होती है, तो अगले 5 इयर्स का रिटर्न डबल डिजिट में पॉजिटिव होता है। सो ये एक जियोपॉलिटिकल शॉक है। और अगर इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर रहता है तो जनरली हमें से देखा गया है कि फॉरवर्ड रिटर्न काफ़ी पॉजिटिव होता है। एक और फैक्टर जो ओवरहैंग है मार्केट में पिछले करीब 18 महीने से, वो ये है कि ग्लोबल मार्केट, स्पेशली यूएस मार्केट में एआई का थीम का प्रचलन हुआ है और इंडिया को एक इनवर्स एआई मार्केट की तरह देखा जाता है, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में कोई एआई थीम वाले स्टॉक्स नहीं है। बिकॉज और आप इसलिए आपने देखा है कि कोरिया, ताइवान, यूएस और चाइना मार्केट ने इतना अच्छा किया है, बिकॉज पूरे कैपिटल फ्लोज ग्लोबली एआई ड्रिवन कंपनीज में जा रहे हैं। जहां तक वैल्यूएशन और इंडियन कंपनीज का और सेक्टर का सवाल है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। करीब 18 से 19 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे लार्ज कैप और निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन माना जा सकता है। एज फार एज सेक्टर्स की बात कहें तो काफ़ी सेक्टर्स ने नंबर्स पब्लिश कर दिए हैं। उसमें सबसे बड़े सेक्टर हैं बीएफएसआई और आईटी में रेवेन्यू ग्रोथ में प्रेशर आया है, पर प्रॉफिट ग्रोथ में ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, बिकॉज करेंसी डिप्रिशिएशन का बेनिफिट उनको मिला है। बीएफएसआई सेक्टर में ग्रोथ रिवाइव हो गई है, लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है और क्रेडिट क्वालिटी भी काफ़ी कंट्रोल में है। सो बीएफएसआई ऐसा सेक्टर है जिसके नंबर्स अच्छे आए हैं। ऑटोमोबाइल, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल, भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है और अर्निंग ग्रोथ भी डिसेंट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जिसमें हम काफ़ी पॉजिटिव हैं, बिकॉज इंडियन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफ़ी कम है, 3 से 4% के बीच में है और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ नॉमिनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर इज बहुत ज़्यादा तरह से ग्रो कर रहा है, मच हायर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। सो हेल्थ केयर में हम काफ़ी पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहेंगे कि यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड, इसके पीछे की जो आपकी कोर फिलॉसफी है वो क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है, बताइए। डिविडेंड यील्ड फंड, जो यूटीआई के डिविडेंड यील्ड फंड है, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। डिविडेंड यील्ड को आप किस तरह से सोचें। आप एक प्रॉपर्टी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी ओन करते हैं जो कि इन्वेस्टर के रूप में ओन करते हैं, वहाँ रहने के लिए नहीं, और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। और जो रेंट मिलता है उसको आप एवरी मंथ आपको रेंट मिलता है, उस रेंट को आप डिविडेंड की तरह समझिए। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी सिमिलर है।
रेगुलरली वो आपको डिविडेंड पे करते हैं। सपोज आप एक कंपनी है ABC, अगर आपने उसको 1500 रुपये में खरीदा और करीब 45 रुपये डिविडेंड दे रहा है, तो हर साल उसका डिविडेंड करीब 3% है। तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 3000 रुपया आपको डिविडेंड मिला, जस्ट बिकॉज आपने उस स्टॉक को होल्ड किया है। ये एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने एक प्रॉपर्टी अगर ओन किया है और आपको रेंट मिलता है। एंड मजे की बात यह है कि अगर म्यूचुअल फंड्स वो स्टॉक्स ओन करते हैं तो वो बहुत टैक्स फ्रेंडली होता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड प्राइमरीली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है जिसकी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सी कैप है, कोई मार्केट कैप की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट थीम इस फंड की ऐसे सेक्टर्स में है जो स्टेबल डिविडेंड पे करती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो, यूटिलिटी या पावर सेक्टर हो, बैंक्स हो, IT कंपनीज हो और FMCG हो। इस सेक्टर में, ऐसे सेक्टर्स में केपेक्स की रिक्वायरमेंट कम होती है और ये सेक्टर्स कैश जनरेट करते हैं अपने ऑपरेशन के थ्रू, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड के थ्रू। जो भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे सेक्टर्स में, वो इंटरनल कैश फ्लो से ही वो मीट कर सकते हैं, उन्हें डेट लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके। रिटर्न हमारा डिविडेंड से कैसे ऐसे किस तरह से बनता है? एक तो सोर्स ऑफ रिटर्न है डिविडेंड, दूसरा सोर्स ऑफ रिटर्न है कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके। दो तरीके से डिविडेंड यील्ड फंड मैनेज हो सकते हैं। एक तरीका है आप सिर्फ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जो कि लार्जली आपकी डिविडेंड यील्ड को कैप्चर करेंगे, बट वो ज्यादातर एक बॉन्ड मार्केट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी हो जाती है, बिकॉज यहां हम सिर्फ यील्ड में फोकस कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी है आप डिविडेंड की ग्रोथ में फोकस करें। तो आप एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको यील्ड आती है, पर आपका फोकस डिविडेंड ग्रोथ में है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर टोटल रिटर्न चाहता है, और टोटल रिटर्न के दो कंपोनेंट है, डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। यूटीआई डिविडेंड डील का यूनिक बात यह है कि हम वोलेटिलिटी कम करने का प्रयत्न करते हैं, और वो ऐसे कम करते हैं कि हम टॉप 20% जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, वो या तो बीटा हो या स्टैंडर्ड डिविएशन हो, वो हम अवॉइड करते हैं। दूसरी यूनिक बात है कि इस फंड में रीट और इन्विट्स में भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, और उनमें ग्रोथ भी आती है थ्रू ज्यादा रेंट, ऑक्यूपेंसी इंक्रीज या रेंटल एस्केलेशन। अच्छा, अब आपने काफ़ी सारे पैरामीटर्स का जिक्र किया कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या रहती है, फिर इस तरीके के फंड किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी उस रिस्पेक्टिव कंपनी या स्टॉक्स में मिले जो आप पिक कर रहे हैं। तो हम डिविडेंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो कि डिविडेंड यील्ड प्लस अर्निंग ग्रोथ दोनों को बैलेंस करती है, rather than focusing only on high dividend yield stock। इस अप्रोच को हम कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल यील्ड। इसमें टारगेट हमारा होता है टोटल रिटर्न, जिसमें बैलेंस होनी चाहिए डिविडेंड रिटर्न थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड जैसा कि मैंने कहा, रीट और इन्वेस्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और रीट और इन्वेस्ट 90% ऑफ इनकम अपना डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एट अ पोर्टफोलियो लेवल हम डिविडेंड यील्ड टारगेट करते हैं, जो कि इंडेक्स से काफी हाई होना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो का जो डिविडेंड यील्ड है वो इंडेक्स से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। वो हमारा गार्डरेल है एट अ पोर्टफोलियो लेवल। ओके। या ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, फिर जब भी आप कोई स्टॉक कंसिडर करते हैं इस फंड के लिए, जो भी आपने अब तक कंसिडर किए हैं, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड भी होता है डिविडेंड यील्ड के लिए जब आप पिक करते हैं कोई स्टॉक? कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करना चाहिए कंपनीज को, या उनके पास विजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करें। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, बट एट अ पोर्टफोलियो लेवल हमारा प्रयत्न होता है कि पोर्टफोलियो का डिविडेंड यील्ड
निफ्टी 500 के डिविडेंड यील्ड से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। ओके ओके, फेयर एनफ। अच्छा, कौन कौन से वो फाइनेंशियल मेट्रिक्स होते हैं जिन्हें आप कंसिडर करते हैं, फिर चाहे वो आरओई हो, फ्री कैश फ्लो यील्ड हो, पे आउट रेशियो हो, प्लस किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के दौरान कि जेन्युइनली हाई यील्ड अपॉर्चुनिटीज आपको मिले वर्सेस वैल्यू ट्रैप? थैंक यू। यूटीआई एक स्कोर अल्फा अप्रोच फॉलो करता है, जहां हम कंपनीज को कैश फ्लो और आरओसी मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड का प्रयत्न है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दें, और कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने के लिए एक बात जो बहुत जरूरी है कि कंपनी कैश पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब हर साल कैश प्रॉफिट आना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव आनी चाहिए। सो करीब 90% ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसी कंपनीज में है जो कंसिस्टेंटली कैश जनरेट करती हैं हर साल। लास्ट 5 सालों में 5 साल कैश जनरेट किया है। दूसरा, हम ऐसी कंपनीज को अवॉइड करते हैं जो बहुत ज्यादा इंडेटेड होती हैं, जिनको डेट लेके ग्रो करने की जरूरत पड़ती है। हम जनरली ऐसी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो खुद के कैश फ्लो से ग्रो कर सकती हैं, जिनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और जिनका प्रॉफिट और आरओसी प्रोफाइल स्ट्रांग है। करीब 70% ऑफ द कंपनीज हमारी पोर्टफोलियो में ऐसी हैं जिनका आरओसी प्रोफाइल 18% से ज्यादा है। सो ये ब्रॉड फिल्टर हम लगाते हैं, जिसको हम स्कोर अल्फा अप्रोच बोलते हैं, और जनरली टिपिकल स्टेबल ग्रोथ बिजनेसेस इस पोर्टफोलियो का भाग होती हैं, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर, बैंक्स, यूटिलिटीज, एफएमसीजी। और सीमेंट हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या टू सम एक्सटेंट रियल एस्टेट सेक्टर हो, वो इस पोर्टफोलियो का भाग नहीं होती, बिकॉज ये हाई केपेक्स रिक्वायरमेंट वाले सेक्टर हैं और उनका डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री थोड़ा वोलेटाइल होता है। ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ और, उसके बाद इनफैक्ट आपका सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन किस तरीके का है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ और क्विकली, अमित जी, जब बुल बियर मार्केट फेजेस होते हैं, हालांकि आपके इस फंड की जो अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, वो कम्प्लीटली यूनिक मॉडल है, डिफरेंट मॉडल है, बट स्टिल जब बुल या फिर बियर मार्केट कंडीशंस होती हैं, तब क्या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज होती है? किस तरीके से स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है, या फिर जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसी के साथ स्टिक करते हैं? ये बेसिकली समझने की कोशिश हो रही है कि क्या ऐसा कभी हुआ है पास्ट में कि आपने कहीं एक्सपोजर कम किया हो, डिविडेंड एक्सपोजर कम किया हो, और अगर हाँ तो कौन से वो फैक्टर्स रहे जिन्होंने उस डिसीजन को ट्रिगर किया? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो किसी भी फंड के लिए हो। सो वैल्यूएशन एक बड़ा फिल्टर होता है हमारे फंड का, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी, कैसे हम एग्जिट करते हैं स्टॉक्स में और कैसे एंटर करते हैं। एट अ कंसेप्चुअल लेवल, डिविडेंड यील्ड फंड हमने ऐसे पोजीशन किया कि वो डाइवर्सिफाइड लोअर वोलेटिलिटी इक्विटी फंड हो, जो कि सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे। यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टॉक सिलेक्शन में क्वालिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी क्राइटेरिया में आरओसी प्रोफाइल हाई होना चाहिए और कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए, तो अपने आप कंपनी की रिस्क कम हो जाती है। हम सेक्टरल और स्टॉक लेवल एक्सट्रीम पोजीशन अवॉइड करते हैं। एंड एवरेज जो डिविडेंड जो टोटल रिटर्न होता है एक कंपनी का, उसमें 2 भाग होते हैं, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड की वोलेटिलिटी कम होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं, तो अपने आप पोर्टफोलियो और उस स्टॉक की वोलेटिलिटी कम हो जाती है। तो हमारा फोकस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में होता है। ओके। और जो मैंने आपको पहले बताया, टॉप 20% ऑफ मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स हम अवॉइड करते हैं इन्वेस्ट करना। इसकी वजह से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस फंड का पिछले कुछ सालों से बेटर है। बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इस फंड का मार्केट से कम है। ओके, फेयर एनफ। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो
बाकी चर्चा भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉप सेक्टर्स फिलहाल पोर्टफोलियो में है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड ये पोर्टफोलियो है, और भी बारीकियों पर करेंगे चर्चा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फंड के और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अमित प्रेमचंदानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी हैं यूटीआई एएमसी से। और यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड 2005 में ये फंड आया था, तो लगभग 21 साल इस फंड को हो चुके हैं। अब समझते हैं कुछ और बारीकियां। तो अमित जी, जो टॉप सेक्टर्स हैं इस फंड के वो कौन से हैं, बेसिकली कहाँ आप ओवरवेट हैं, कहाँ आप अंडरवेट हुए हैं, बताइए। टॉप सेक्टरल एलोकेशन है फंड का, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एनबीएफसीज और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। एट अ सेक्टर लेवल हम इसमें अंडरवेट है, क्योंकि सेक्टर का वेट निफ्टी 500 में करीब 30% है। और इसमें अंडरवेट इसलिए है बिकॉज जनरली बैंक्स का डिविडेंड यील्ड मार्केट के डिविडेंड यील्ड से जनरली कम होता है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। बट एज अ सेक्टर लेवल हम बहुत पॉजिटिव हैं, बिकॉज बैंक्स में डबल डिजिट लोन बुक ग्रो हो रहा है, आरओई प्रोफाइल बहुत ही स्टेबल और हाई लेवल पे है, और एसेट क्वालिटी काफ़ी कंट्रोल में है। जो लार्ज ओवरवेट सेक्टर, तो सबसे बड़ा ओवरवेट सेक्टर जो हमारा है वो है हेल्थ केयर। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन हेल्थ केयर कंपनीज और इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से अधिक रहा है पिछले एक दशक में, और हमें लगता है ये कंटिन्यूसली ऐसा ही चलते रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सेक्टर का मार्केट शेयर बढ़ते रहेगा। हम आगे चल के एक एजिंग सोसाइटी बनेंगे, मोर फॉर्मलाइज्ड हेल्थ केयर सोसाइटी बनेंगे। तो हमें लगता है कि हेल्थ केयर एज अ सेक्टर जिसके और उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है, आरओसी प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, और डिविडेंड जनरली अच्छा खासा देती हैं। एमएनसी हेल्थ केयर कंपनीज भी इस पोर्टफोलियो का एक बड़ा भाग है, क्योंकि एमएनसी हेल्थ केयर कंपनीज का, एमएनसी फार्मा कंपनीज का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा सेक्टर जो ओवरवेट है वो है आईटी। आईटी एज अ सेक्टर लो ग्रोथ सेक्टर हो गया है, स्पेशली आफ्टर द एआई रिलेटेड इश्यूज। विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, पर हमने देखा है कि जनरली जब भी टेक्नोलॉजी साइकिल चेंज होती है, ये डिस्ट्रप्शन आता है, 2-3 साल का डिस्ट्रप्शन आता है, और फिर इंडियन आईटी सर्विसेज नए एनवायरनमेंट के में अपना बिजनेस मॉडल रिकॉन्फ़िगर कर लेती हैं। और इवन दिस एनवायरनमेंट में वो ऑलमोस्ट 80 to 100% पैट को कैश में कन्वर्ट कर रही हैं, और करीब 70 से 80% ऑफ पैट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं इन्वेस्टर्स को, आइदर थ्रू डिविडेंड और थ्रू बायबैक। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी सूटेबल सेक्टर है। तो ये 3 प्रोमिनेंट सेक्टर हैं। चौथा एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल, जिसमें स्पेशली पैसेंजर व्हीकल, जिसमें हमें लगता है कि स्पेशली जीएसटी कट के बाद हमें लगता है कि ग्रोथ रिवाइव हो गई है। पेनिट्रेशन लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में काफ़ी कम है, हमें लगता है पेनिट्रेशन लेवल बढ़ते जाएगा। अगले साल पे कमीशन का रिवीजन होने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी सैलरी हाइक होगा, जिसकी वजह से अगेन पैसेंजर व्हीकल एक सेगमेंट है जिसको फ़ायदा होगा। सो ये 3-4 सेक्टर हैं जहां हम पॉजिटिव हैं फ्रॉम डिविडेंड यील्ड फंड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। अच्छा, कितना ऑफन आप इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होती है जो भी पिकिंग आपने की है स्टॉक्स की या पोर्टफोलियो जो भी कंपोज किया है, कितना समय देते हैं उसको, उसके एक्चुअल पोटेंशियल को टर्न आउट होने में? क्या एग्जैक्टली अप्रोच रहती है रीबैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसा कि मैंने कहा कि ये पोर्टफोलियो रिलेटिवली लेस वोलेटाइल, हाई क्वालिटी, बेटर आरओई प्रोफाइल और लोअर रिस्क वाला पोर्टफोलियो है। इसकी वजह से चर्न भी रिलेटिवली कम है, 15 से 20% चर्न रेशियो है हमारे पोर्टफोलियो का। इसका मतलब औसतन एक स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो में करीब 5 साल से ज़्यादा रहता है। ओके, तो फिर तो इन्वेस्टर्स भी अमित जी जिनका लॉन्गर टर्म व्यू हो, मोर देन 5 years, उनको ही कंसिडर करना चाहिए ये फंड टू नो द ट्रू पोटेंशियल। इक्विटी एज अ एसेट क्लास एज अ एसेट क्लास लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। सो इक्विटी इन्वेस्टर्स को किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का व्यू लेना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में इक्विटी एक काफ़ी वोलेटाइल एसेट क्लास होता है, बट जितना जितना आप उसको कंपाउंड होने का मौका देते हो थ्रू टाइम, उसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है. सो इक्विटी एज एसेट क्लास शुड बी कंसिडर्ड कम से कम 5 सालों. ओके और आप इसे रिस्क एपेटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ प्लेस करते हैं? और साथ में एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इसे जगह देता है, इसे रखता है, तो आपके हिसाब से क्या ये कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग हो सकती है या सैटेलाइट होल्डिंग हो सकती है? कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे? थैंक यू. सो ये आप अगर इस फंड का हिस्ट्री देखें और डिविडेंड यील्ड एज अ कैटेगरी का हिस्ट्री देखें, तो पिछले 5-10 सालों में ये काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटिंग कैटेगरी है. इस फंड का अगर मैं इस फंड की बात करूं, तो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने कहा, हम वोलेटिलिटी रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं इस पोर्टफोलियो में. ये एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी है. द यूनिक थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटेजी इज कंपनीज जो डिविडेंड पे करती हैं, सिर्फ वही कंपनीज इस पोर्टफोलियो में आती हैं, और इसकी वजह से बैलेंस शीट क्लीन होती है जनरली, जो भी कंपनी इस पोर्टफोलियो का भाग होती हैं, और कैश फ्लो प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होता है. तो जनरली हिस्टोरिकली हमने देखा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट टर्बुलेंस के एनवायरनमेंट में, सुपीरियर होता है डिविडेंड यील्ड फंड का. मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हिस्टोरिकली हमने ऐसे देखा. ओके हालांकि जो सवाल मैं अब आपसे पूछने जा रही हूँ जी, इंडायरेक्टली आप उसको आंसर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने व्यूअर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल सरल भाषा में आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मार्केट्स गिर रहे हों, ऐसे समय में बेंचमार्क इंडाइसिस के मुकाबले किस तरीके का पोटेंशियल ये फंड्स रखते हैं विद रिगार्ड्स टू रिटर्न्स? फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट जो मार्केट टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में अगर आप हिस्ट्री देखें, जनरली इस कैटेगरी के फंड्स में वोलेटिलिटी कम होती है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर होती है. और उस डाउनसाइड प्रोटेक्शन का रीज़न ये होता है कि इस फंड में 2 तरह से रिटर्न आते हैं, एक डिविडेंड, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन में वोलेटिलिटी होती है, वो डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, बट जनरली डिविडेंड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं कंपनीज के. सो वो पार्ट ऑफ द टोटल रिटर्न रिलेटिवली लेस वोलेटाइल होता है. अगर मार्केट में सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगी तो ये फंड में भी, इस फंड उससे इम्यून नहीं रह सकता, बट रिलेटिवली डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर होती है. ओके तो ये बातचीत हुई यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड की, और जैसे हम जी ने हालांकि तमाम डिटेल्स इस फंड से जुड़ी हुई बताई हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो इस फंड के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ मिलेंगी, एक्सपर्ट की गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल भी है, वैल्यूएशंस भी ज़्यादा ना हो, और डेफिनेटली क्योंकि एक वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको इस फंड में एंटर करना चाहिए. अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 5 या फिर मोर देन ईयर्स. हालांकि इस फंड को काफ़ी साल हो चुके हैं, जैसे शुरुआत में विपिन जी ने कहा 2 डेकेड से ज़्यादा, 3500 करोड़ के आसपास का इसका AUM है. लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ये फंड बिल्कुल बेस्ट बैठता है. और अगर आप इसके रिटर्न हिस्ट्री भी देखेंगे, पास्ट रिटर्न हिस्ट्री, तो पिछले 3 सालों में लगभग 17-18% के इसने रिटर्न दिए हैं. 5 सालों में 15% के आसपास के रिटर्न रहे. सिंस इंसेप्शन भी 13-14% के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं. तो यानी जहां हम एक आइडिया लेकर चलते हैं कि लॉन्गर टर्म में एटलीस्ट 12% के रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है. वेल थैंक यू अमित जी आने के लिए शो में और इस फंड की तमाम डिटेल्स बारीकी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. धन्यवाद. और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही. ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं. आप देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.